Assalamu alaikum dear students. You are once again welcome to the E-class of Jesus Kupara. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनलिज्म। हम पिछले चंद एक दिनों से एक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है चैलेंज टू द नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें हमने पहले कम्युनलिज्म पढ़ा, उसके बाद जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनलिज्म, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कास्टिज्म कंप्लीट करेंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो है रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म क्या होता है, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसके फिर असरात क्या हैं होते हैं इससे, और फिर कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए ताकि हम इस रीजनलिज्म को कंट्रोल करें। तो इस सिलसिले में पहले हम जानेंगे कि रीजनलिज्म होता क्या है। रीजनलिज्म ये लफ्ज़ रीजन से निकला हुआ है जिसके माना है इलाका। कोई मखसूस जियोग्राफिकल एरिया जो हो, वहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी अगर ये सोच हो कि हमारा कल्चर, हमारा हमारा इंटरेस्ट, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमारे मफादात बाकी लोगों से अलग हैं, इसलिए अगर जब वो स्ट्राइव करें अपने इन इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए और बाकी जो रीजन्स हैं उनसे उनकी मुखालिफ सोच हो, अपोजिट सोच हो, और उनके खिलाफ वो सोचने लगे अपने इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए, वो किस्म की फीलिंग, वो किस्म की आइडियोलॉजी कहलाती है रीजनलिज्म। तो इसके सिलसिले में हमने एक बड़ा खूबसूरत सा पैराग्राफ तैयार किया है। इसको आप अपने जब भी आप लिखोगे इंशाल्लाह रीजनलिज्म के ऊपर कोई भी सवाल, तो इस नोट को, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से याद करके जो है लिखोगे वहाँ पे। ये है, इट्स द फीलिंग, रीजनलिज्म के बारे में लिखा गया है कि इट्स द फीलिंग और आइडियोलॉजी अमंग द section of people residing in a particular geographical space characterized by unique language, culture, etc., that they are the sons of the soil and every opportunity in their land must be given to them first but not to the outsiders. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। चंद पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन जो हैं, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ जो मराठास हैं खास तौर पर, उन्होंने जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो बिहारी वगैरह वो लोग जाते हैं, वो बिहार से जो लेबर फोर्स वहाँ पे जाता है काम करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे इनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला था। जो वहाँ मराठास हैं, वहाँ पे एजिटेशन हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप हमारे रिसोर्सेज के ऊपर दबाव बनाते हो, आप हमारे जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे उनको आप खा जाते हो और हमारा उससे नुकसान हो जाता है। यहाँ के फ़ायदे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुआ है, वो उनका कहना ये है कि हम ही यहीं के, हम ही इस मिट्टी के बेटे हैं, वी आर द सन्स ऑफ द सॉइल। तो इस लिहाज से जो वहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, उनका फ़ायदा उन्हीं लोगों का, उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, न कि जो दूसरी जगहों से आते हैं। तो इस किस्म की सोच जो है ये कहलाती है रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म की वजूहात हम जानते हैं कि ये रीजनलिज्म जो है, ये सोच इलाकायत जो है, ये वाली सोच कैसे वजूद में आई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। पहला हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल काजेज़। अब जियोग्राफिकल काज से ये मुराद है कि किसी मखसूस इलाके में, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, जो हिंदुस्तान में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, नॉर्थ में तो बहुत बर्फ़ भी पड़ती है, कोहरा और यख होता है, लेकिन साउथ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें या ईस्टर्न साइड की बात करें, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और वेस्ट की बात करें तो जो रेगिस्तान है राजस्थान के, तो वहाँ तो बारिश भी नहीं होती। तो इस इलाके से हम देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है, इन्हीं जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग, उनका अपना कल्चर है, दे हैव देयर ओन कल्चर, देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन वेज ऑफ लाइफ, देयर ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। तो ये एक वजह बन जाती है कि वो लोग रीजनलिज्म को एक अपनी शनाख्त बना लेते हैं। एक जिस रीजन में वो रहते हैं, उस रीजन के नाम को अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी तस्वर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये रीजनलिज्म की फीलिंग उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं।
सेकंड इज़ हिस्टोरिकल काजेज़। अब हिस्टोरिकल काज़ को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा, जब हमारे पास यहाँ अंग्रेज़ हुआ करते थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, उस टाइम से उन्होंने एक ऐसी जो है उस वजह से उस टाइम से एक ऐसी सोच जब उन्होंने किया था, डिवाइड एंड रूल वाली थिंकिंग, तो वो डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया था। उस वजह से लोगों को ये एहसास हो गया था कि लोगों में एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि कि हमारे इंटरेस्ट सेपरेट हैं। अब इंटरेस्ट सेपरेट होने की वजह से वो लोग मखसूस इलाक़ों में रहने वाले लोग, जिनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी, और बाकी एरिया में जो लोग रहने वाले थे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि कम हुई थी, उनकी वजह से वो डिस्पैरिटी आ गई थी, वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन हुआ था। तो अलहदगी वाली दिल में वो खटास जैसे पैदा होगी, जो आगे चल कर के फिर वो जो है रीजनलिज्म की सूरत में सामने आ गई। अब पॉलिटिकल काइज़ में हम ये देखते हैं कि जो पहले एक बहुत बड़ी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो पार्टी थी, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी, पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया थी, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर रीजनल पार्टीज भी सामने आ गई। जैसे कि हम पंजाब में देखते हैं अकाली हैं, अब इस तरह से देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरियाज, उनकी अपनी पार्टीज हैं, साउथ में AIDMK, DMK वगैरह। तो इंडिया जहाँ आप अपनी स्टेट में देखते हैं, JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, PDP हो गया। दीज आर रीजनल पार्टीज। अब इन रीजनल पार्टीज की वजह से ये लोगों में ये सोच जो पैदा होगी कि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेपरेट हैं, हमारे रीजनल के एरिया के हिसाब से, रीजन के एरिया के हिसाब से हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेपरेट हैं, जिसकी वजह से फिर रीजनलिज्म को फरोग मिला। अब साइकोलॉजिकल काज भी माने जाते हैं कि लोगों की अपनी नफ्सियात है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो एक नफ्सियाती तौर पर हम एक हैं, और दूसरे जो है वो पराये हैं और गैर हैं। अब इकोनॉमिक काजेज़ जो हैं, ये भी बहुत बड़े अहम तस्वर की जाती है, और बल्कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से ही तो लोगों में ज़्यादा वो सोच पैदा हुई। जैसे हम ये बात करते हैं, जैसे कि जो है यूपी से उत्तराखंड सेपरेट हुआ, झारखंड हुआ, इससे बिहार से, और जो है छत्तीसगढ़ भी जो वजूद में आया, वो MP से निकला। तो इसकी वजह ये थी कि ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो थी, इसकी वजह, अब एक रीजन जो इकोनॉमिकली वेरी साउंड हो गया है, वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, और दूसरे इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। तो इन तमाम वजूहत की वजह से एक रीजनलिज्म की फीलिंग आ जाती है कि हमारा रीजन लेस डेवलप्ड है, हमारे इंटरेस्ट सेपरेट हैं, वो सब लोग खा गए, बहुत डेवलपमेंट कर गए, हम पीछे रह गए। तो इसकी वजह से फिर रीजनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। अब इनके असरात क्या हैं? अब इसके असरात ये हैं कि पहला तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है ये। और इससे क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनमें टेंशन बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मामला है, तो उसमें भी बहुत असर पड़ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हड़ल बन जाती है ये सब रीजनलिज्म। और टेंशन अमंग डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स, और रीजनल ग्रुप्स जो है बहुत सारे इलाकों में रहने वाले, उनके दरमियान जो है एक जो वी फीलिंग और यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं रहती है, दुश्मन जैसी सोच पैदा हो जाती है। और हमारी जो इक्तिसादी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है रीजनलिज्म। इसके बाद हमें जानना है कि इसके हम कौन से इफेक्ट्स, हम कौन से जो स्टेप्स मेजर्स उठाएंगे इसको कम करने के लिए, और इसके रिलेटेड और भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि इसमें फिर अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए कम टाइम देंगे हम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी फर्दर इसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।